कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में पहले भी पढ़ चुके हैं, नेशनल इनकम का कन्वर्जन कैसे करना है, कैसे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, कैसे ग्रॉस से नेट में जाना है, कैसे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम को, कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो देखिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम। ठीक, तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले और इसके मेथड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा इंडिया में पहली बार नेशनल इनकम को कब कैलकुलेट किया गया था। तो देखिए इंडिया में सबसे पहली बार नेशनल इनकम को 1876 में कैलकुलेट किया गया था, और इसे कैलकुलेट करने वाले थे हमारे दादा भाई नौरोजी। आपने नाम सुना भी होगा, दादा भाई नौरोजी का नाम आपने अर्थशास्त्र में सुना भी होगा। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय अर्थशास्त्र में। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इन्होंने सबसे पहली बार 1876 में दादा भाई नौरोजी जी ने सबसे पहली बार जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। इस नेशनल इनकम में उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम को प्रेफरेंस दिया था। सबसे पहले क्या लिया था उन्होंने, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लिया था, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लिया था। देन उसके बाद उन्होंने उसमें ऐड किया था नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। आ गई बात समझ में। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया सबसे पहले क्या था, एग्रीकल्चर कंट्री था, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और आज भी हमारी यहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो उस टाइम पे जब पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया था, तो उस टाइम पे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उसके बाद उसमें नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ऐड करके जो है कैलकुलेट किया गया था हमारी इंडिया की नेशनल इनकम को। ठीक है, तो पहली बार कब कैलकुलेट किया था, 1876 में। ठीक है, और किन्होंने कैलकुलेट किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो बात हो गई कि कब कैलकुलेट हुआ और किन्होंने कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम, हमारा जो पहला मेथड है, पहले हम आते हैं मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। ठीक है, तो मेथड्स क्या कौन कौन से हैं हमारे पास। तो देखिए मेथड्स जो हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। अगर आप देखें तो हमारे पास कितने मेथड हैं, 3 मेथड है। पहला है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, दूसरा है हमारा इनकम मेथड। ठीक, और तीसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब हम सबसे पहले आते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। देखिए जो वैल्यू एडेड मेथड है, इस मेथड में बेसिकली हम आउटपुट के बेस पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। किसके बेस पे, आउटपुट बेस्ड, है ना। आ गई बात समझ में। यानी आउटपुट बेस्ड कहने का मतलब है हम प्रोडक्शन के बेस पे, कि हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। आ गई बात समझ में, हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन के बेस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए हम इस मेथड को क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं हम इनकम मेथड में। तो इनकम मेथड क्या होता है, इनकम मेथड में हम नेशनल इनकम को इनकम अर्न के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। इनकम अर्न बाय हाउस होल्ड, या फिर कह सकते हैं फर्म। यहां पे हाउस होल्ड मतलब कौन, हमारा परिवार, जो आम पब्लिक है वो जो अर्निंग कर रही है। ठीक है, और या जो फर्म है या जो कोई बिजनेस है उसमें जो उसे अर्निंग हो रही है,
उसकी इनकम का जो सम टोटल है वो आपका इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। आ गई बात समझ में? यानी इनकम मेथड का मतलब है सीधे यहाँ केवल इनकम से मतलब है, चाहे वो हाउस होल्ड हो या फर्म हो, अगर उसे इनकम रिसीव हो रही है और हम उसकी इनकम का सम टोटल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में हम केवल एक्सपेंस के बेस पे करते हैं। किसके बेस पे? एक्सपेंस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे? एक्सपेंस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आ गई बात समझ में? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में जो हम खर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उन एक्सपेंसेस का जब सम टोटल कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। आ गई बात समझ में? तो 3 मेथड हैं, तीनों मेथड से आंसर हमेशा हमारा सेम आता है। आ गई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आप इनकम मेथड से निकालेंगे तो आंसर अलग आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे तो आंसर अलग आएगा। अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक ही क्वेश्चन होता है, उसी को कहा जाता है इनकम मेथड से भी कैलकुलेट करिए और उसी को कहा जाता है एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट करिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इस मेथड से करेंगे तो आंसर अलग आएगा, इस मेथड से करेंगे तो आंसर अलग आएगा। दोनों में आप किसी भी मेथड से करिए आंसर सेम आएगा। भैया आप इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा कि इनकम मेथड से करने पर आंसर अलग आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से अलग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो खर्च किया है हमने वही तो दूसरे की इनकम है। भाई जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वही किसी अगले पर्सन की इनकम होती है। आ गई बात समझ में? जो उसकी इनकम है वही हमारा एक्सपेंस है। तो एक तरह से एक्सपेंस और इनकम क्या है, दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर लेंगे, आपका जो नेशनल इनकम है वो सेम ही आना है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं सबसे पहले हम नेक्स्ट मेथड पे। ठीक है, अब हमारा जो सबसे पहला मेथड है वो कौन सा हम पढ़ने वाले? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। देखिए वैल्यू एडेड मेथड से जो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस मेथड में हम प्रोडक्ट बेस पे यानी आउटपुट बेस पे, ठीक है, या कह सकते हैं आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, है ना, आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। क्लियर? हमारी कंट्री में या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेस पे हम यहां पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आ गई बात समझ में? तो चलिए देखिए यहां पे जो आपकी नेशनल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। वैल्यू एडेड मेथड में जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या आती है कैलकुलेट करके? सबसे पहली चीज आप हमेशा यहां निकालते हैं जीवीओ। ठीक है, अब ये जीवीओ एट एमपी, ठीक, ये जीवीओ एट एमपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पहले आपको बता देता हूं। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, एट मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब क्या हुआ? मार्केट प्राइस। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखिए जीवीओ एट एमपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या करेंगे हम? चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल और चेंज इन स्टॉक को आप ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो देखिए यहां पे कोई भी ऐसी आइटम आपको इस फॉर्मूले में दिख रही है जो आउटपुट से रिलेटेड ना हो। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? ये भी आउटपुट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो आपने प्रोडक्शन किया है। सेल इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, क्योंकि जो आपने प्रोड्यूस किया वही तो आप बेचेंगे, कुछ और तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि जो हमने प्रोड्यूस किया है वो किस लिए प्रोड्यूस किया है? अर्निंग पर्पज से। तो प्रोडक्शन जो भी हम कर रहे हैं उसको हम किस लिए कर रहे हैं? अर्निंग पर्पज से। तो उसको सेल करेंगे तो अर्निंग होगी, तो जाहिर सी बात है उसी की बेस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, अब देखिए सेल कैसे आता है? कई बार क्वेश्चन में आपको सेल नहीं गिवन होता है, तो सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट इनटू प्राइस।
आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कई बार, आउटपुट इनटू प्राइस, तो आपका क्या आ गया, सेल। अब बात आता है कि चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा। तो देखिए चेंज इन स्टॉक के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है भाई, क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के अंत में जो बचा हुआ स्टॉक है आपके पास जो नहीं बिक पाया, ठीक, उस साल। और ओपनिंग स्टॉक क्या है, जो साल के शुरुआत में आपके पास स्टॉक था। आ गई बात समझ में। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, वो आपका क्या कहलाएगा, चेंज इन स्टॉक कहलाएगा। आ गई बात। यानी चेंज इन मतलब यही स्टॉक तो क्या है कि आपने बेचा होगा भाई, चेंज हो गया इसका मतलब या तो आपने उसको बेच लिया या तो आपको उसको यूज कर लिया। किस लिए यूज कर लिया, प्रोडक्ट बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपने यूज कर लिया। ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट चेंज इन स्टॉक मतलब ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट ऑफ स्टॉक आप क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे ऐड हो रहा है। तो ये तो बात हो गई जीवीओ एट एमपी निकालने की। अब जीवीओ एट एमपी निकालने से आपका आंसर नहीं आ गया, ठीक है, कि आप सोच लें कि नहीं हमारा आंसर आ गया, जीवीओ एट एमपी मिल गया। तो नहीं, आपको क्वेश्चन में कहता है नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट एफसी, ये पता होना चाहिए। नेशनल इनकम क्या होता है आपका, एनएनपी एट एफसी, ये होता है आपका नेशनल इनकम। ठीक, तो यहां तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए सबसे पहले हम जीवीओ एट एमपी निकाल चुके हैं, ये फॉर्मूला में मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, जीवीओ एट एमपी जो हमें मिल चुका है, तो अब हम निकालेंगे जीवीए एट एमपी। क्या निकालेंगे, जीवीए एट एमपी। जीवीए एट एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, जीवीए एट एमपी हो गया। ठीक, अब जरा देखिए जीवीए एट एमपी आपको पता चल गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जीवीए एट एमपी को आप निकाल सकते हैं कैसे, आप जीवीओ एट एमपी तो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो देखिए कैसे होगा, जीवीओ आप निकाल चुके हैं, जीवीए एट एमपी माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, या हम इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कह सकते हैं। कॉस्ट को हम की जगह हम क्या कह सकते हैं, कंजम्पशन भी कई जगह लिखा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहे इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो या कॉस्ट हो, ये बात दोनों सेम है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, एक वीडियो मैंने आपको बताया हुआ, उस वीडियो का मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। ठीक है, कि किस वीडियो में हमने इसके बारे में जाना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट के बारे में। तो देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या था, जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो क्या गुड्स है, ऐसा गुड्स जो कि आप प्रोडक्शन करने के लिए आप यूज कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहे हैं वो आपका क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, और उस पर आप अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। आ गई बात समझ में। तो वो जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो आप क्या कर देंगे, माइनस, तभी तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस है। भाई सामान को आपने बेचा, अब बेचने के बाद आप उसमें से अगर आप बनाई हुई बनाने में जो कॉस्ट आई है उस सामान को वो माइनस कर दीजिए तो आपको प्रॉफिट पता चल गया। और प्रॉफिट ही तो हमारी इनकम होती है। भाई मान लीजिए एक पेन है, ठीक, एक पेन को आप मार्केट में 10 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक, ये क्या है, उसकी सेल प्राइस है। लेकिन ये पेन को बनाने को कंपनी में कितना कॉस्ट आई होगी, कंपनी को यही पेन बनाने में जो है कितने रुपए खर्च हुए, कंपनी को 5 रुपए खर्च हुए। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 5 रुपए, ये क्या है, प्रॉफिट है। आ गई बात समझ में। तो यही तो हमारी इनकम होगी। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से यहां पे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वही चीज है, जीवीओ एट एमपी क्या हो गया, सामान को बेचने पे कितना हमें पैसा मिला
और उसको बनाने में जो खर्च आया वो इंटरमीडिएट कॉस्ट है, उसे हमने माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, जीवीए एट एमपी मिल गया। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मींस ये हमें जो इनकम हुई है। आ गई बात समझ में? तो अब बात आती है, इनकम तो हुई है हमें, ठीक। अब इस इनकम के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीवीए एट एमपी हमें मिल गया, और जीवीए एट एमपी को ही हम पता है जीडीपी एट एमपी भी कहते हैं। अगर आप लोग ध्यान दें तो मैं आपको बता दूं, ये जो जीवीए एट एमपी है इसको हम जीडीपी एट एमपी भी कह सकते हैं। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या हुआ, जीडीपी एट एमपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये आपका क्या है, जीडीपी एट एमपी हो गया, ठीक है। तो जीवीए एट एमपी ही आपका क्या होता है, जीडीपी एट एमपी होता है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर है यहां पे? किसी को डाउट? चलिए अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड से फॉर्मूला क्या है। अब चलिए अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया तो हम इससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल भी करा दें, जिससे ये वो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए कि इसका हम नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल बेस पे बता देता हूं। मान लीजिए अब आपको जीडीपी एट एमपी तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो आपको बनाना है, वो याद नहीं करना है। याद तो केवल बस इतना रखना है, जीवीए एट एमपी माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा चलिए इसका मैं एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूं जो आपके लिए और इजी हो। आप चाहें तो डायरेक्ट जीवीए एट एमपी भी निकाल सकते हैं। बोलिए हम ऐसे कर सकते हैं? अभी आप लोग कहेंगे हाँ सर हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। जीवीए एट एमपी का हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, सेल प्लस, देखिए ट्राइंगल जो बनाया है मैंने चेंज को डिनोट करने के लिए बनाया है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। ये आईसी क्या है आपका, आईसी है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बताइए जीवीओ एट एमपी यही तो होता है फॉर्मूला, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, यहां जीवीओ एट एमपी की जगह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जीवीए एट एमपी आ जाएगा आपका। अब आप जब जीवीए एट एमपी कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब आप ये निकाल सकते हैं एनएनपी एट एफसी, क्योंकि हमारा जो नेशनल इनकम होता है वो एनएनपी एट एफसी होता है। बोलिए, तो आप क्या निकाल चुके हैं, जीवीए एट एमपी, ठीक है। तो बताइए ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, बोलिए ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं कि नहीं, ये हमने कन्वर्जन में पढ़ा था, ठीक। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में क्या है, टैक्स इंक्लूड होते हैं। जो भी हम मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें हमेशा टैक्स इंक्लूड होता है। और फैक्टर कॉस्ट मतलब सामान को बनाने का जो खर्च आया है, तो भाई टैक्स हटा दीजिए, सिंपल सी बात है। और टैक्स मतलब यहां पे क्या है, एनआईटी है ना, तो माइनस एनआईटी, इतना ही तो करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सारा समझने का खेल है, समझ गए तो सब कुछ इजी है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन, और ये एनआईटी हो गया। आ गई बात समझ में, क्लियर है यहां पे। अब क्या है, अब डोमेस्टिक से नेशनल, भाई जीवीए है, जीवीए एट एमपी है, ठीक है। अब इसमें हमें डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां डी नहीं लगा है, यहां पे जीवीए है। आ गई बात समझ में, क्लियर है यहां पे। क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा हम क्यों नहीं एनएफआईए को यूज करते, क्योंकि प्रोडक्ट के केस में जो आपका सेल होता है, मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में, और इंटरमीडिएट कॉस्ट इसके बारे में भी बताता हूं। चलिए देखिए, मान लीजिए आपका जो सेल है, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो सेल होता है, सेल में आपका जो है डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक पर सेल कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन कंट्री में जो हम सेल कर रहे हैं, ठीक। और परचेज कैसे निकलता है यहां पे,
अब बात आएगी, सबके मन में आएगा ये परचेज कहाँ से आया। बेटा जो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, यानी जो आईसी है, वो परचेज ही होता है। जो भी आप गुड्स खरीद रहे हैं या रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, वो क्या है, आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। आ गई बात समझ में। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन केवल और केवल आपका जो रॉ मटेरियल है या जो गुड्स आप खरीद रहे हैं रीसेल पर्पस से या प्रोडक्शन पर्पस से, जो चीज खरीद रहे हैं, वही आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। आ गई बात समझ में। तो परचेज आपका क्या है, इंटरमीडिएट। यहां पे परचेज क्या है, परचेज ऑफ गुड्स की बात हो रही है। तो कौन सा परचेज यहां पे लिया जाएगा, डोमेस्टिक परचेज, ठीक है, प्लस इंपोर्ट, ठीक है। जब यहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है, तो जाहिर सी बात है फिर हमें यहां पे NFIA लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो GVA एट MP है ऑलरेडी क्या होगा, GNP में हो जाएगा। यानी हम देखें तो यहां जैसे मैंने आपको बताया था GDP एट MP, तो यहाँ GDP लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली ये क्या होगा, GNP एट MP आ जाएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे। तो जब ये खुद ही GNP एट MP है, तो आपका ये रिजल्ट है तो NNP एट FC में निकालना है, यानी आपको डोमेस्टिक से नेशनल में ले नहीं जाना, इसलिए NFIA का यूज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे केवल यूज और किसका है, डेप्रिसिएशन और NIT का, ठीक है। तो ये रही आपकी बात। अब आप फिर से देख लीजिए सेल कैसे आता है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट होता है, यानी फॉरेन कंट्री में जो आप सेल कर रहे हैं। परचेज में आपका डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम परचेज ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स की, ठीक है। अगर आप कोई भी कह सकते हैं कि एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। केवल जो गुड्स या रॉ मटेरियल खरीदते हैं वही आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट है। तो ये था आपका जो कि मेथड है हमारा। अब आप जरा देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, जिसमें आपको सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, एक्साइज दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, डेप्रिसिएशन और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, ठीक है। तो जो हमें ये सारी चीज़ें गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमें सेल गिवन है, और क्या गिवन है यहाँ पे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और चेंज इन स्टॉक के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है। ये रहा ओपनिंग स्टॉक और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले आते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी है, GVA एट MP। और GVA एट MP का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और देखिए इस क्वेश्चन में हमें सेल गिवन है, कितना सेल गिवन है वो आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। तो जरा देखिए सभी लोग, इस क्वेश्चन में हमें सेल गिवन है 100, ठीक। तो हमने ले लिया सेल अपना 100, तो यहाँ हमने ले लिया सेल 100 प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक के लिए आपको क्या करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो जरा देखिए, आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20 और ओपनिंग स्टॉक दिया है 10। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे, हम करेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक है 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक है 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा कितना है वो भी जरा हम देख लें क्वेश्चन में। देखिए ये रहा आपका लास्ट में, देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है 50, तो हम ये ले लेंगे यहाँ पे। तो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया 50, ठीक। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 100 प्लस 10 में से 10, 20 में से 10 माइनस किया, आपका 10 आया एंड माइनस 50। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 110 माइनस 50, यानी आपका कितना आ गया आंसर, 60 आ गया। तो 60 आपका क्या आ गया, GVA एट MP आ गया। और आपसे देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या है उन्होंने कैलकुलेट करने को, इस क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है NVA एट FC, यानी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए अब आपको NVA एट FC निकालना है, तो NVA एट FC हमें निकालना है ना।
तो हमने यहाँ क्या लिखा, NVA at FC। ठीक, तो अब देखिए NVA at FC में क्या आता है। NVA at FC में आपका सबसे पहली चीज़ है, आप लिखेंगे GVA at MP। ठीक, अब देखिए ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला बन गया हमारा। और यहाँ मार्केट प्राइस है और यहाँ क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो हमें मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा, तो माइनस NIT। ठीक है, तो ये हम कर देंगे। आप जरा देखिए, आपका GVA at MP आया था 60 माइनस डेप्रिसिएशन, देखिए आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, हम चेक कर ले रहे हैं। हमें दिया है डेप्रिसिएशन 12। ठीक, और यहाँ हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन 12। ठीक, हमारा डेप्रिसिएशन था, हमने पीछे से देख लिया है। और फिर माइनस NIT का क्या फॉर्मूला होता है आपका, IT माइनस सब्सिडी होता है। क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में चेक करें IT और सब्सिडी दिया है क्या, तो जरा देखिए एक्साइज दे रखा है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक, और कहीं कुछ दिया है हमें यहाँ पे, सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं दिया, तो केवल एक्साइज दिया है, यही हमारा आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब हमारे पास केवल इनडायरेक्ट टैक्स है। तो 60 माइनस 12 आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ गया आपका। माइनस IT आपका कितना है, अभी हमने देखा था 12 था, नो सॉरी, हमारा शायद IT था 15। हाँ, हमारा IT है 15, तो IT हम यहाँ ले लेंगे 15, और सब्सिडी हमें पता नहीं है तो वो 0 हो गया, तो आपका NIT क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। सो 48 माइनस 15 आ जाएगा आपका, और 15 आप माइनस कर दिए, 8 में से 5 गए बचे 3। ठीक है, और 4 में से 1 गए बचे 3, तो 33 आपका क्या आ गया, NVA at FC। आपका आंसर आ गया NVA at FC। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसी तरह से आप करिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह के न्यूमेरिकल्स में आ रही है। तो आप न्यूमेरिकल चाहें तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम उस पर भी आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है, या उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, बहुत से बच्चों ने नोट्स के लिए कहा है, तो नोट्स आपको जो है कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नहीं तो फिर सब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा नोट्स का। ठीक है, तो नोट्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से नोट्स देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।